हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर देखेंगे जो है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। यानी कि हम अक्षांश और देशांतर के बारे में समझेंगे, ग्लोब के बारे में समझेंगे। एक सेकेंड। तो हम समझेंगे अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें ग्लोब दिया हुआ है। जिस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है, तो जो अक्ष होते हैं यहाँ पर, जिस पर झुकी हुई होती है उस पर हम अक्ष कह देते हैं। ये हमारा ग्लोब दिया हुआ है। और ग्लोब की जो संरचना होती है, उस पर जो मैप वगैरह दिखाए गए होते हैं, वो जो मैप होता है उसकी अपेक्षा काफ़ी हद तक ठीक होते हैं। मैप पर थोड़ी सी, क्योंकि जो माप तोल होती है उसमें मिस्टेक हो जाती है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है नहीं, क्योंकि इसका एक अलग ही आकार है जो कि ज्यामिति में भी नहीं है। पृथ्वी कैसी है हमारी, जो हमारे अक्ष हैं वहाँ पर पिचकी हुई है, और जो हमारा भूमध्य वाली रेखा है, जो मध्य वाला पार्ट है, इसका हिस्सा है, वो उभरा हुआ है बाहर को। तो ऐसी ज्यामितीय संरचना है ही नहीं पूरे मैथ में, तो इसलिए इसको अलग ही नाम दिया गया है, जिसको हम भूभाग कहते हैं, जियोइड, यानी कि पृथ्वी के समान। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं। यानी कि जो गुब्बारे टाइप में ग्लोब आते हैं, उनमें हम हवा भर के उनको अपने इस्तेमाल यूज़ के लिए कर सकते हैं, उनमें हवा भर के, और फिर हवा निकाल कर उसको कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से, जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी भी हमारी अपने अक्ष पर लगातार चक्कर लगा रही है, घूम रही है। उसी प्रकार से हम ग्लोब भी इस संरचना में बनाए जाते हैं कि हम उन्हें घुमा सकें। यहाँ पर आपको संरचना दिख रही होगी। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ये इसकी खासियत होती है कि इस पर जो आकार होता है हमारे महाद्वीप का, देशों का, उसको उसी आकार में दिखाया जाता है, जबकि मैप में थोड़ा बड़ा या छोटा कर देते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। कुछ ऐसा है नहीं। आप देखेंगे कि सुई में ग्लोब की झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। यानी कि जैसे हमने ऊपर देखा था, जहाँ पर सुई, हम अगर कल्पना करें, कोई सुई अगर हम पृथ्वी में झुकाकर घुसाएं, तो जो जहाँ पर उसका बिंदु होता है उसको हम अक्ष कहते हैं। जो कल्पना रेखा का, एक तरह से मैं कहूँ, जहाँ से कल्पना रेखा शुरू होकर ख़त्म होती है, उसको हम अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहे जाते हैं। जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम उत्तर ध्रुव, जो निचला हिस्सा होता है उसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव कहे जाते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, क्योंकि हम कल्पना के लिए, उसको घुमाने के लिए हमने लगा दी है, कल्पना करके, क्योंकि पृथ्वी में ऐसी कोई सुई है नहीं। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। जितनी भी हम पृथ्वी के वो अक्ष वगैरह देखते हैं कि अपनी कक्षा में घूम रही है, कि इस रेखा पर झुकी हुई है, वो सब काल्पनिक है। उसके बारे में जानने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए इस तरह की कल्पनाएं करके रेखाएं बनाई गई हैं, ताकि हम पृथ्वी के बारे में अच्छे से जान सकें। जबकि ऐसी कोई रेखाएं, ऐसे कोई कक्ष, ऐसे कोई अक्ष होते नहीं हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम देखेंगे। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। यहाँ पर चित्र दिया गया है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये आगे का हिस्सा दिख रहा है, जबकि ये इस प्रकार से है, ये पूरे में घूमी हुई है, तो इसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। वृत्त है क्योंकि गोल है, तो ये वृत्त है, रेखा थोड़ी है, विषुवृत्त कहते हैं। और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण, इस प्रकार से दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जो विषुवत रेखा है उसके ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो निचला हिस्सा है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये दो बराबर भागों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ में विषुवत वृत्त।
रेखा जो है इसकी वो 2 बराबर भागों में बांटती है पृथ्वी को, ये 2 बराबर भागों में बांटती है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, यानी कि ये भी सिर्फ एक काल्पनिक वृत्त है, ऐसे कोई वृत्त बना हुआ नहीं है। पृथ्वी की स्टडी के लिए ये सारी रेखाएं, ये सारे वृत्त हमने कल्पना करके बनाए हैं। कल्पना मतलब हम सिर्फ ये मान लेते हैं कि ऐसा कुछ संरचना है जिससे हम आसानी से पृथ्वी के बारे में जान पाते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी कि जो हमारे विषुवत वृत्त है उसके जो समानांतर रेखाएं हैं जिस प्रकार से इसमें दिखाया गया उन सबको अक्षांश कहा जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो क्षैतिज जितनी भी रेखाएं होती हैं हमारी पृथ्वी पर उनको अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। इसको किस में मापते हैं? तो इसको हम मापते हैं अंश में। विषुववृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये जो हमारी रेखा है विषुवत वृत्त ये 0 डिग्री पर होती है, 0 अक्षांश पर। इससे ऊपर वाले भी नंबर बढ़ते जाएंगे, उसके साथ में नॉर्थ लगता जाएगा, यानी कि उत्तर, क्योंकि हम उत्तर की साइड को बढ़ रहे हैं, और नीचे वाले में भी नंबर बढ़ता जाएगा लेकिन उसमें साउथ लग जाएगा क्योंकि हम दक्षिणी साइड में बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर दक्षिणी आ जाएगा। तो इससे हम पता चल जाता है कि हम उत्तर साइड में जा रहे हैं कि दक्षिण साइड में जा रहे हैं। बाकी नंबर दोनों साइड बढ़ेंगे। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी जो वृत्त होता है वो 360 का होता है, तो ये भी पृथ्वी हमारी 360 की, क्योंकि पूरी एक प्रकार से गोलाकार टाइप में ही है। हालांकि गोल नहीं है लेकिन गोलाकार टाइप में तो है, इसलिए इसको 360 अंश का ये बनाती है। 1/4 यानी कि 90 अंश। यानी कि जो हमारी ऊपरी जो रेखाएं होती हैं और नीचे जो रेखाएं होती हैं, जो अक्षांश होते हैं वो 90-90 होते हैं। नॉर्थ में भी 90 और साउथ में भी 90। 90-90 क्यों होते हैं? क्योंकि 360 पूरा होता है, 1/4 ये है, तो 4 से ये आ गया 90 डिग्री, 90 अक्षांश, सॉरी। तो 90-90 अक्षांश है दोनों साइड में। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ताकि हमें पता चल जाए हम कौन से किस जगह पर जा रहे हैं, उत्तर में जा रहे हैं कि दक्षिण में जा रहे हैं। इसलिए उन अक्षांशों के साथ में उत्तर या दक्षिण का सिंबल जो निशान है वो लगाया जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण के लिए द अक्षर से व्यक्त किया जाता है, ताकि हमें पता चल जाए हम कौन से भाग में जा रहे हैं, उत्तर में या दक्षिण में। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। लेकिन इनमें फ़र्क है, क्योंकि हमारा जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है वो उत्तर में पड़ रहा है और जो ब्राज़ील का है वो दक्षिण में पड़ रहा है, क्योंकि ब्राज़ील हम की स्थिति किसमें है, वो साउथ में है, यानी दक्षिण में पड़ता है ब्राज़ील, और जो हमारा पूरा भारत है वो उत्तर में पड़ता है। इसलिए हमारा महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वो भी उत्तर में पड़ेगा। तो विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटे 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। और इसको चित्र पर भी दिखाया गया है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है, क्योंकि जैसे जो बीच वाली है भूमध्य रेखा है, जो विषुवत वृत्त है वो 0 डिग्री का वो उसका आकार बड़ा है। फिर हम और ऊपर को जाएंगे वो और छोटा होता जाएगा, और ऊपर को जाएंगे और छोटा होता जाएगा। इस प्रकार से छोटे होते होते एक पॉइंट बचता है जिसको हम 90 डिग्री उत्तर या दक्षिण कहते हैं, और इसको हम ध्रुव कहते हैं। जिस पर हमने काल्पनिक सुई की बात की थी, और इसको अक्ष कहते हैं, ध्रुव और अक्ष। यहाँ पर दिखाया गया है जो उष्णकटिबंधीय है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर 3 रेखाएं मापी जाती हैं।
एक 0 डिग्री विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री पर होती है, जो भूमध्य रेखा है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। एक होती है 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा और एक होती है 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। ये कर्क रेखा होती है उत्तर वाली, और जो दक्षिण में होती है वो मकर रेखा होती है। इसके जो मध्य वाला भाग है उसको हम उष्णकटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, जबकि ये जो कर्क और मकर रेखाएं हैं उनसे आगे कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, बस इसी भाग में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। एक कारण ये भी है इनका मापने का। और दूसरा, जो पृथ्वी है हमारी वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसलिए इसको मापा जाता है। और ये जो 66.5 वाला कोण हमें दिया जाता है, तो 23.5 को क्योंकि हमें पता है 90 है, 90 में से यदि हम 23.5 माइनस करते हैं तो 66.5 आता है, इसलिए इसको मापा जाता है। तो यहाँ पर जो एक तरह से टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसको मापा गया है रेखाओं के माध्यम से। तो कर्क रेखा और मकर रेखा वाले मध्य जो टेम्परेचर है उसको हम उष्णकटिबंध कहते हैं, यानी कि जोन बने हुए होते हैं यहाँ पर। और जो 66.5 वाला होता है 23.5 से, उसको हम शीतोष्ण उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और जो दक्षिण में होता है वो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध होता है। यहाँ पर उत्तर ध्रुव व्रत बनता है और यहाँ पर दक्षिण ध्रुव व्रत बनता है। यहाँ पर उत्तरी शीत कटिबंध बनता है जो उत्तरी ध्रुव होता है, जो उत्तरी ध्रुव व्रत होता है उसमें, और जो दक्षिणी ध्रुव व्रत होता है उसमें दक्षिण शीत कटिबंध बनता है। और ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव जो हमारे पोल होते हैं, यहाँ पर सबसे माइनस टेम्परेचर पाया जाता है ध्रुवों पर, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत कमी के हिसाब से पहुँच पाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। विषुवत व्रत कितने पर होता है? 0 अक्षांश पर, 0 अक्षांश पर होता है। उत्तरी ध्रुव 90, उत्तरी ध्रुव जो होता है वो 90 अक्षांश उत्तर पर होता है, तथा दक्षिणी ध्रुव 90 अक्षांश दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं, यानी कि नीचे दिए गए हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 30.5 उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 30.5 दक्षिण। विषुवत व्रत के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत, विषुवत व्रत रेखा 66.5 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत। हमने देखा था किस प्रकार से ये दोनों रेखाएं मापी जा रही हैं और इनसे व्रत बनाए जा रहे हैं। तो एक तो हम विषुवत रेखा को मापते हैं, एक हम कर्क रेखा और मकर रेखा को मापते हैं, और एक हम मापते हैं ये विषुवत व्रत के 66.5 वाले दोनों, उत्तरी भी और दक्षिणी भी। हम जानते हैं यदि हम किसी सीधी चीज़ पर प्रकाश डालें तो उस पर प्रकाश की जो ऊष्मा है वो ऊष्मा तो ज़्यादा जाएगी, लेकिन प्रकाश कम भाग पर फैल पाएगा। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को तिरछी करके उस पर प्रकाश डालें तो प्रकाश दूर तक जाता है, लेकिन जो उसकी ऊष्मा होती है वो कम जाती है। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। मैंने कहा था कि जिस प्रकार से कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाला क्षेत्र होता है उसमें सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी पड़ती हैं, जबकि इसके बाद कभी भी सीधी पड़ती नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही तो यहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा जाएगी और यहाँ का जो तापमान होता है वो बढ़ता है, अधिक होता है यहाँ का तापमान। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव व्रत की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्योंकि जो कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग है और जो मकर रेखा उसके नीचे वाला भाग, तो उसमें शीत कटिबंध बनता है, क्योंकि वहाँ का तापमान जो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाला भाग है उस तापमान का कम होता है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती नहीं, वह तिरछी जाती है, तो वहाँ ऊष्मा कम होती है, तो तापमान भी कम होता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि वहाँ तो सूर्य का प्रकाश बहुत कमी के हिसाब से जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। यहाँ अधिक ठंड पड़ती है, ज़्यादातर बर्फ पाई जाती है। तो ये हमने अक्षांश के बारे में जाना, अक्षांश किस प्रकार से हमारी पृथ्वी को बांटता है 2 भागों में, और अक्षांश से किस प्रकार से हम पृथ्वी को मापते हैं। उसके अलग अलग मौसम भी बदल रहे हैं सूर्य के प्रकाश के कारण। अब हम जानेंगे देशांतर क्या होते हैं।
पृथ्वी की ये संरचना आपको दिखाई दे रही होगी किस प्रकार से जो क्षैतिज लाइनें थी वो हमारी पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में बांट रही थी। उसको हमने विषुवत का नाम दिया था। ये हमारी याम्योत्तर होती है जो कि पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में बांटती है। वो बांट रही थी, जो हमारी विषुवत वृत्त था वो बांट रहा था उत्तर और दक्षिण में। ये हमारी पश्चिम और पूर्व में बांटती है। इसके बारे में हम जानेंगे। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त तो कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। तो यहाँ पर भी हम कल्पना कर रहे हैं कि देशांतर जैसी कोई चीज़ है, देशांतर नाम की कोई लाइन है, ये सिर्फ कल्पना हो रही है ताकि पृथ्वी के बारे में हम जान सकें, किसी स्थान के बारे में हम जान सकें, उसकी स्टडी हम कर सकें। इसीलिए पृथ्वी पर ये सारी काल्पनिक रेखाएं खींची जा रही हैं। ऐसा कुछ वास्तव में है नहीं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 अक्षांश और ये मिनट का सिंबल होता है दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव का दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। यानी कि जब हम उत्तर और दक्षिण देखेंगे तो हम पूर्व और पश्चिम भी देखेंगे, उसके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा, वरना जगह का पता कैसे चल पाएगा। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। यानी कि जो पूर्व और पश्चिम में पृथ्वी को बांट रही हैं उनको हम क्या कहते हैं? देशांतरीय याम्योत्तर। उनको हमने अक्षांश कहा था, इसको हम देशांतर कहेंगे। जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती हैं उनको हम देशांतर कहते हैं, जो क्षैतिज लाइन होती है उनको हम अक्षांश कहते हैं, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। उनको हम अंशों में माप रहे थे, अक्षांश के अंश, और इसको देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यानी कि जिस प्रकार से विषुवत रेखाएं हमने देखी थी, विषुवत वृत्त देखे थे हमने, वो भी छोटे होते जा रहे थे ध्रुवों की तरफ, और लास्ट में आके जो 90 डिग्री का हमारा ध्रुव बचा था, जो ध्रुव पर था हमारा 90 डिग्री का अंश अक्षांश जो था, वो सिर्फ एक पॉइंट की तरह होता है। इसी प्रकार से ये जो रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं, वो ऐसा नहीं है कि समानांतर हों, ये समानांतर नहीं चलती हैं। ये एक ही रेखा से निकलकर एक ही रेखा पर ख़त्म होती है। जो हमारी प्रमुख याम्योत्तर है, जो हमारी मेन लाइन है मध्य वाली पृथ्वी की, उसी से शुरू होकर उसी पर ख़त्म होती हैं। इस प्रकार से ये सारे देशांतर हमारे बने हुए हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, ग्रीनिच एक जगह है ब्रिटेन की जहां पर उसकी राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। क्योंकि ग्रीनिच जो जगह है वो बिल्कुल पृथ्वी के मध्य में पड़ रही है, इसीलिए इसको प्रमुख याम्योत्तर पर ये पड़ता है, और यहीं से हम जो हमारा टाइम होता है वो शुरू किया गया है। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री, जिस प्रकार से जो हमारी विषुवत रेखा थी वो भी बिल्कुल मध्य में थी, तो उसको हमने 0 माना था। इसी प्रकार से जो हमारी प्रमुख याम्योत्तर है उसको, वो भी मध्य में है, उसको भी हम 0 डिग्री मानते हैं। तथा यहाँ से हम 180 डिग्री 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। जिस प्रकार से हम उत्तर और दक्षिण में 90-90 में बांटा था, इसी प्रकार से हम पूर्व और पश्चिम में 180 बांट रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं पूरा कोण हमारा कितने का होता है? 360 का। तो 360 के आधे जब हम करेंगे तो 180 और 180 पूर्व में होंगे, 180 पश्चिम में होंगे। तो इस प्रकार से पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में बांटा गया है प्रमुख याम्योत्तर के माध्यम से, कि ये मध्य रेखा है। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 याम्योत्तर मिलकर, अच्छा मापते हैं इसको, मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से हमने उत्तर और दक्षिण को दिखाने के लिए उत्तर और उ और दा का इस्तेमाल किया था, इसी प्रकार से हम पू और पा का इस्तेमाल करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं।
यानी कि जो हमारी 180 है वो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आगे आगे आ रही है, 180 तो आगे वाली हो गई ना, और 180 पीछे वाली। पृथ्वी पूरी यहाँ से तो दिखी नहीं, जो हमारा ग्लोब होगा उस पर हम देख सकते हैं, तो उस पर पूरी लाइन को मिलाकर 360 बैठेगा, तो ये एक ही लाइन होती है, और इसको अलग अलग बांट दिया गया है। यही पूर्व और पश्चिम को निर्धारित करती है। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। यहाँ पर हमें ग्रिड दी गई है। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है। ये हमारी प्रमुख याम्योत्तर है जो मध्य से जा रही है। ये प्रमुख याम्योत्तर जो पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में बांट रही है, और ये विषुवत वृत्त जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में बांट रहा है। अगर आपको किसी स्थान के अंश, अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। इसीलिए इन सारी रेखाओं की कल्पना की गई ताकि हम किसी भी जगह का आसानी से पता लगा सकें। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 अक्षांश उत्तर अंश उत्तर अक्षांश एवं 90 अंश पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो हम देखते हैं कि कहाँ पर पड़ेगा, हमें ढूंढने के लिए कहा गया है। तो 26 डिग्री उत्तर में हमें कहा गया है क्योंकि ये अक्षांश है, तो अक्षांश हमारी जो क्षैतिज लाइन है उसमें हम देखेंगे तो 20 वाली लाइन ये आ रही हमारी 20 की, तो इससे थोड़ा ऊपर होगा यहाँ कहीं, तो 26 यहाँ होगा। तो 90 डिग्री देशांतर अब हम देखेंगे पूर्व, क्योंकि पूर्व इधर साइड ही पड़ेगा, तो 60 तो यहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि हमारा यहाँ कहीं आए धुबरी। ठीक, तो इस प्रकार से हम जगह का पता लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन जगह का पता चल जाता है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। यहाँ पर कुछ ऐसा है ना, ये हमारा जो वर्ल्ड मैप है, विश्व मानचित्र, उसको दिखाया गया। यहाँ पे समय को दिखाया गया है। यहाँ पर ग्रीनिच है, ये रही ग्रीनिच की रेखा, यानी कि प्रमुख यामोत्तर, ये पृथ्वी पर पड़ रही है, और यहाँ पर इंग्लैंड में ग्रीनिच पड़ता है, जिससे समय को निर्धारित किया गया है। यानी कि इससे जो आगे वाले जो पूर्व में देश पड़ते हैं उनका समय आगे होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस के निशान दिखाए गए हैं, यानी कि समय इससे आगे है। और जो इससे पीछे वाले पश्चिम वाले देश हैं उनका समय इससे पीछे होगा, क्योंकि हमारा जो सूरज है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है, और ये सूर्य की रोशनी पर ही निर्धारित होता है कि समय कितना होगा। बस हमने समय को दिखाने के लिए नंबर सिस्टम किया है, बाकी समय तो सूर्य के हिसाब से होता है। और यही माइनस में होगा इससे कम, क्योंकि इससे पीछे देश है, पश्चिम में है। इसी प्रकार से जो भारत का समय है वो ग्रीनिच से 5.5 घंटे आगे है। ये रहा हमारा भारत, और ये रहा समय 5.5 घंटे आगे ग्रीनिच से। और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जो हमारी यहाँ प्रमुख यामोत्तर है उसके जो पीछे वाली, क्योंकि पूरी लाइन होगी, मैंने पहले कहा था, तो पीछे वाली जो रेखा होती है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो डेट होती है, डेट हमारी पीछे वाली रेखा से होती है, और जो आगे वाली रेखा होती है यामोत्तर आगे के भाग में, वो जो होती है हमारी टाइम की रेखा होती है, टाइम को मापा जाता है उससे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से दिखाया गया है जगहों को। देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, क्योंकि सूर्य की पहले क्या होता था कि सूर्य की परछाई से ही हम टाइम का पता लगा देते कि हाँ अभी परछाई लंबी है तो सुबह या शाम हो रही है, परछाई छोटी है तो दोपहर का समय, सूरज सिर के ऊपर है, परछाई पैरों में जा रही है तो दोपहर हो रही है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। इस प्रकार से हम निर्धारित करते थे। जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी परछाई बनती थी। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूरज जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी कि जो ग्रीनिच के आसपास का एरिया है, जब सूर्य उसके ऊपर होगा, जो मध्य में होगा याम्योत्तर के ऊपर, तो वहाँ पर दोपहर का समय होगा, क्योंकि सूर्य अपनी चरम सीमा पर होगा, सीधा प्रकाश डाल रहा होगा। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, जिस प्रकार से हमने देखा। और हमारे भारत का भी 5.5 घंटे आगे है ग्रीनिच से। जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा,
हम चित्र में देखकर आ रहे हैं हमें समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। यानी कि जो 360 घूम रही है 24 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी? 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। 24 से अगर हम इसको भाग दें तो 12 दूनी 24, 12 × 36 और यहाँ 2 से भाग लगा दो तो 15 डिग्री। यानी कि 1 घंटे में 15 मिनट, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। 15 से भाग लगाएं तो कितनी निकल जाएंगी? 15 चौका 60, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है हमारी पृथ्वी। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 × 4 = 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटे पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। तो ये समय का निर्धारण करती है। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी, क्योंकि ये आगे वाला भाग होता है। जब दोपहर के 12 बज रहे हैं यानी कि सूर्य अपनी चरम सीमा पर है, सीधा प्रकाश डाल रहा है ग्रीनिच पर, मध्य में है यामोत्तर, प्रमुख यामोत्तर पर ग्रीनिच। जो 180 वाला है उसके पीछे वाला भाग, जिसको हम डेट लाइन कहते हैं, तिथि रेखा, तो उस पर तो रात्रि होगी ना। किसी भी स्थान पर जब सूर्य प्रकाश में अपने उच्च बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर है। तो भारत का भी एक यामोत्तर जो समय है उसको मान लिया गया मानक समय को। ये रही हमारी मानक यामोत्तर, जिससे हम अपने समय का निर्धारण करते हैं। हमारे यहाँ की जो यामोत्तर है, हमारे यहाँ का जो मानक समय माना गया है वो 22.5 डिग्री 22.5 माना गया है, क्योंकि ये पूर्व में है तो पू का निशान आ रहा है यहाँ पर। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों की समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा, क्योंकि जो हमारा असम है वो बिल्कुल पूर्व में पड़ रहा है और हमारा सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो यहाँ पर जल्दी सूरज निकलेगा। और जो हमारा गुजरात है वो बिल्कुल पश्चिमी छोर पर है, तो पश्चिम में सूरज की जो किरणें हैं वो देर में पहुँचेंगी, तो यहाँ तो सूर्य उदय देर से होगा ना, यहाँ जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए टाइम का फ़र्क आएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, क्योंकि एक ही समय पूरे देश का निर्धारित कर दिया गया है। अगर अलग अलग समय होता तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती, इसलिए एक ही समय को पूरे देश का मानक समय मान लिया गया है। 82.5 को सॉरी, इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है नीचे, इसको पढ़ेंगे। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, यानी कि 2 बजे दोपहर के शुरू हो रहा है इंग्लैंड में। भारत और इंग्लैंड के बीच का मैच, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा, क्योंकि हमें पता है जो इंग्लैंड है और इंडिया है इसका समय अलग अलग है। इंडिया का जो समय है, जो भारत का समय है, वो इंग्लैंड के समय से आगे है 5.5 घंटे। तो इस हिसाब से वहाँ 2 बजे मैच शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ 7:30 बजे रात्रि के देख पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे।
कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस, क्योंकि रूस इतना बड़ा देश है, वो पूरे एशिया से लेकर यूरोप तक में फैला हुआ है, तो उसमें अलग अलग मानक समय चाहिए। एक रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी उनको। तो 11 मानक समय, रूस में कितने मानक समय हैं? 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, यानी कि 15 जो अंश देशांतर होते हैं उस पूरे को घेरता है रूस। और इसके 11 मानक समय रखे गए हैं, जैसे भारत के 82.5 एक मानक समय रखा गया है, इसी प्रकार से रूस के 11 रखे गए हैं। तो इसमें हमने देखा अक्षांश और देशांतर के बारे में। ये चैप्टर इतना ही है, आज का इतना ही। थैंक यू।